हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल। तो आज के वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 10 में दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर एक लेक्चर रहेगा, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश की नोटिफिकेशन आ चुकी है एचपीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। यही कारण है 2 दिन के अंदर अंदर जो हम लोग पूरे का पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको खत्म कर देंगे। साथ में काफी लोगों के द्वारा जो पूरी फाइल है हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे की, उसको भी हमसे मांगा जा रहा है कि वो फाइल जो वो शेयर की जाए। तो उस फाइल को जैसे ही हमारा ये वीडियो खत्म होगा उसके कुछ समय के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप टेलीग्राम चैनल पे उसको नहीं देख पा रहे हो, नहीं आपको मिल रहा है, तो आप लोग हमारे पोर्टल ऐप पे जाइए, जहां पे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का एक फ्री कोर्स बना हुआ है। आप उसको ज्वाइन करिए और वहां से जब उस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर? तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है वहां पे हम लोग जिन 2 चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, पहले हम लोग उनको देख लेते हैं। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वहां पे हम लोग पावर और उसके साथ साथ पावर को डिस्कस करेंगे और साथ में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट है और साथ में जो हमारा ये एनिमल हस्बेंड्री है, ये 3 चैप्टर बच गए हैं। अंतिम वीडियो में इनको कवर किया जाएगा। विनय सर के द्वारा जो वो ये लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है दैट इज योर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए, आसान सी भाषा में एक बार मैं इसका आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाए कि क्या क्या जो है वो स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर है और क्या चीजें जो इस चैप्टर के अंदर ऐड की गई हैं और क्यों इन चीजों को जो है वो ऐड किया गया है। देखिए, जब हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो स्पेसिफिक टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हम सब लोगों की जिंदगी में, ठीक है, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ है चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सिमिलरली जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी जो ई गवर्नेंस है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका एक बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हम लोगों को देखने को मिलता है। पहले जहां पे हम लोगों ने मान लीजिए बिजली का बिल भरना है तो बहुत सारे लोगों को घर से बाहर निकल के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक जाना पड़ता था। सिमिलरली फोन का बिल भरने के लिए घर से काफी दूर जाना पड़ता था, पानी का बिल भरने के लिए दूर जाना पड़ता था, सर्टिफिकेट्स बनवाने के लिए, चाहे इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट है, इन सारे के सारे सर्टिफिकेट्स के लिए भी अपने जो डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, वहां तक जाना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं पहले जो काम करना या करवाना था वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। सरकार के लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ऑफिसर एक ही है, जितने ज्यादा लोग आएंगे वहां से भी काम जो है वो कहीं ना कहीं डिले होगा। यही कारण था, हम लोग देखते थे कि बहुत बार जब वो ऑफिस में बाबूजी मिसिंग होते थे, या बहुत बार ऐसा भी देखा जाता था कि वो इतने ज्यादा ओवरबर्डन होते थे कि लोगों को मल्टीपल टाइम जो है वो अपने काम करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो इस स्पेसिफिक टाइम पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इस टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी ऑफिस है ना, कोई भी सरकारी संस्थान है, तो वहां पे उनकी एक प्रॉपर एक वेबसाइट बनी हुई है। उस वेबसाइट में सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन कौन जो वो अकाउंटेबल पर्सन है, किसकी जिम्मेवारी किन किन सर्विसेज को प्रोवाइड करनी है, कितने दिनों में जो वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, और अगर आपको सर्विसेज नहीं मिल रही हैं तो आप लोग डायरेक्टली कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हो घर पे बैठे ही। सिमिलरली पहले जहां पे आपको पानी या फोन के बिल भरने के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, वो लगने की जरूरत नहीं है। घर बैठो, लॉग इन करो सरकार की वेबसाइट पे और जाओ वहां पे पेमेंट करो, तो वहां पे लाइन लगने का काम भी अब कहीं ना कहीं जो वो खत्म हो चुका है। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अब ऑनलाइन फैसिलिटीज को जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ये लोगों के लिए भी आसान है, लोगों के लिए भी इजी है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट के लिए भी गवर्नेंस करना जो वो कंपैरेटिवली आसान है कि वो इन चीजों के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें जो ऑटोमेटिकली हो सकती है। ऑटोमेटिकली का मतलब है कि एक बार एक सॉफ्टवेयर बन गया तो उससे जो ऑटोमेटिकली लोगों के जो सर्टिफिकेट्स है वो जनरेट हो रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं सरकार जो है उसका काम भी थोड़ा कम होता है और वो बाकी मुद्दों के ऊपर जो वो ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकती है। क्लियर? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन, काफी ज्यादा योगदान जो है हम लोगों को स्पेसिफिक टाइम पे हमारी जिंदगी के ऊपर देखने को मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम ये चीज भी कहीं ना कहीं जो है वो काफी हद तक सही है कि हमारे यहाँ पे वो लोगों का मेरा मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये वाली हमारे वाली जनरेशन, या अब आप लोग तो चलिए नई जनरेशन है, आपको तो सब कुछ आता ही है, ठीक है जी। इवन हमसे 10 साल हमसे जो बड़े लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है वो टेक्नोलॉजिकली टेक्निकली जो वो ठीक है, स्ट्रांग है, साउंड है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे जो वो लोग जो 50+ हैं, 60 ईयर से ज्यादा हैं, वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग जिनके पास जो फोन या इंटरनेट या कंप्यूटर लैपटॉप की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो उनके लिए फिर क्या किया जाए? क्योंकि गवर्नेंस का मतलब जो वो कहीं ना कहीं सिर्फ यही नहीं होता है कि आप लोग सिर्फ जो एलीट स्टेट ऑफ द सोसाइटी है या वो स्टेट ऑफ द सोसाइटी है जो उन चीजों को समझ आ सकता है, सिर्फ उन्हीं के लिए ही जो है उस तरह के कदम उठाओ।
गवर्नेंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जहां पे इंक्लूसिव गवर्नेंस होनी चाहिए, यानी कि हर एक वर्ग जो है वो हमारे समाज का, उसको जो वो कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाए। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चैलेंजेस जो है हम लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से भी रिलेटेड देखने को मिलते हैं। यही कारण है, आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करिए कि सरकार का काम यही होता है, मैं घर बैठे बिल पे कर सकता हूं, मैं जाऊंगा पोर्टल पे बिल पे कर दूंगा। दूसरा इंसान जिसको नहीं पता है कि कैसे ऑनलाइन बिल पे करना है, वो जाएगा लोक मित्र केंद्र में, जाएगा वहां पे जो भी पानी बिजली जितनी भी अलग अलग बिल्स हैं एक ही जगह के ऊपर जो है जाएगा, एक इंसान वहां बैठा होगा, उसको पैसे देगा और वो ऑनलाइन उसके बिहाफ पे जो वो उन बिल्स की पेमेंट करेगा। मतलब अगर मान लीजिए कोई डिजिटली इलिटरेट भी है तो उसके लिए भी जो है वो अलग अलग तरह के जो ऑप्शंस है वो सरकार के द्वारा डेवलप किए गए हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो चैलेंज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो क्या है? एक तो चलिए डिजिटल इलिटरेसी है ही, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और बड़ा चैलेंज है आजकल, वो है फ्रॉड, क्राइम्स। हम लोग देख रहे हैं कि जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा रहा है तब से बहुत सारे जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं वो इंक्रीज हो गए। ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो चाहे हरासमेंट की फॉर्म में है या चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड की फॉर्म में है, जहां पे लोगों से जो है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन के कारण जो वो सबका डाटा जो एक जगह के ऊपर कंसोलिडेट हो गया और कल को कोई भी हैकर जो है वो उसके अंदर इंट्रूड करेगा तो डाटा एक्सेस होने की जो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी जो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो वो थोड़ा साथ में थ्रेट भी है, पॉजिटिव भी है, इसके चैलेंजेस भी हैं, साथ में थ्रेट भी जो है हम लोगों को आईटी से रिलेटेड देखने को मिलता है। क्लियर? तो सरकार जो है वो उसके लिए भी सरकार ने एक स्पेशल डाटा सेंटर बनाया हुआ है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना भी डाटा आएगा वो उन सारे के सारे जो एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनका होस्ट वो करेगा और उसके साथ साथ रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो प्रॉपर सिक्योरिटी चेकअप करेगा। क्लियर? तो आप लोग एक चीज समझिए कि जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप देखो क्या देखोगे, आप देखोगे कि गवर्नमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टेप्स में, यानी कि जब हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आजकल हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर ड्रोन्स। तो ड्रोन्स के लिए जो वो स्पेसिफिकली मंडी के अंदर एक गरुड़ प्रोजेक्ट जो वो 2021 में शुरू किया गया था। क्लियर? तो उस प्रोजेक्ट का मेन मतलब ये था कि किस तरह से जो ड्रोन्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो वो गवर्नेंस से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं या गवर्नेंस है उसके अंदर यूज किया जाए। अब सवाल आएगा कि ड्रोन्स को कैसे यूज करोगे, तो आप एक चीज समझिए कि ड्रोन को अब काफी ज्यादा टेस्टिंग भी हुई है, जैसे धर्मशाला में टेस्टिंग हुई है, मंडी में टेस्टिंग हुई है, चंबा में टेस्टिंग हुई है, तो है ना, कांगड़ा में टेस्टिंग हुई है। देखिए ड्रोन को किस किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। मान लीजिए दवाइयां कहीं पहुंचानी है, ठीक है जी, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है और किसी के घर पे या किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या ना किसी भी जगह के ऊपर जो है जहां पे नॉर्मली दवाइयां जो है वो हम लोगों को बहुत कम देखने को मिलती है, वहां पे इमीडिएटली मेडिसिन को पहुंचाना है। अब मान लो हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी एक जगह से दूसरी जगह की डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। क्लियर? तो अगर हम बाय रोड जाएंगे या हम लोग मान लीजिए पेशेंट को लेके जा रहे हैं या मान लीजिए दवाइयां रास्ते के जरिए आ रही हैं तो कम से कम 1 घंटे का टाइम तो लगेगा 15 किलोमीटर के लिए। क्लियर? अब ड्रोन को जब यूज किया जाएगा तो वही जो टाइम है, क्योंकि वो हवा से आएगा तो वही जो डिस्टेंस है, वही जो टाइम है, उसको वो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देगा। जैसे अभी कुछ जगह पे ऐसा भी देखा गया कि 15 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो ड्रोन के द्वारा 8-9 मिनट के अंदर जो वो तय कर दी गई। क्लियर? तो यानी कि ड्रोन्स को यूज किया जा रहा है इस स्पेसिफिक टाइम पे हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल यूजेज है जहां पे मेडिसिन के सप्लाई के लिए जो हम लोग ड्रोन्स का मैक्सिमम यूज देख रहे हैं। क्लियर? इसके साथ साथ ड्रोन्स को यूज किया जा रहा है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एप्पल। इसके ऊपर भी प्रॉपर ट्रायल प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि जो हमारे डिस्टेंट एरियाज है, जैसे किन्नौर वाले एरियाज हैं, वहां से अगर एक जगह से दूसरी जगह जो ड्रोन के जरिए जो है वो एप्पल को लेके जाना है तो उसके ऊपर भी प्रॉपर ट्रायल प्रोजेक्ट जो स्पेसिफिक समय पे स्पेसिफिक टाइम पे जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तीसरा जो ड्रोन के जरिए प्रॉपर चल रहा है वो चल रहा है एनवायरमेंट असेसमेंट, कि देखना कि जी एनवायरमेंट में कितना पोल्यूशन है, वहां पे भी ड्रोन के जरिए जो उसको प्रॉपरली असेस किया जा रहा है। चौथा, जो अभी हमने कांगड़ा में देखा कुछ समय पहले, जहां पे ये जो हर्बिसाइड्स हैं उनकी स्प्रे की गई। क्लियर? खेतों के अंदर जो हमारे बागान है उनके अंदर जो वो ड्रोन को यूज करके प्रॉपर स्प्रेइंग हुई। बाहरी देशों में जो वो काफी यूज होता है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश भी इनको जो वो यूज कर रहा है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे जो टोपोग्राफी है वो बहुत अनइवन टोपोग्राफी है। क्लियर? तो वहां पे ह्यूमन इंसान को करना जो वो बड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन ड्रोन मशीन के जरिए करना जो वो कंपैरेटिवली आसान है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश जो वो इस स्पेसिफिक टाइम पे टेक्नोलॉजिकली ड्रोन्स को भी काफी ज्यादा यूज कर रहा है। और आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए अगर हम लोग ड्रोन को यूज कर रहे हैं तो ये तो ड्रोन के ऑब्जेक्टिव हो गए ना कि ड्रोन से क्या करवाना है या क्या करवाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात है ड्रोन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जहां पे ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो। दूसरा, ड्रोन से रिलेटेड टेक्निकल एक्सपर्ट्स, टेक्नीशियंस को बिल्ड करना, ताकि ड्रोन को तब जब तुम इतने लार्ज स्केल पे यूज कर रहे हो अगर उनमें कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उनको जो वो ठीक करने वाले लोग भी होने चाहिए।
तीसरा, लोगों को ड्रोन से रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करना। क्लियर? तो उसके लिए जो वो अलग अलग मेलाज जो है वो सरकार के द्वारा, महोत्सव जो है वो सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? चीज को यूज करना, इससे रिलेटेड जो जो चैलेंजेस, जो जो बॉटलनेक्स हैं उनको रिजॉल्व करना, और साथ में जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना, उसको अटेन करना। क्लियर? तो ये ड्रोन्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है। तो दूसरी चीज जो है वो मेन आप इसमें ये देखोगे। इसके साथ साथ आप इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है बहुत ज्यादा, इसमें आप लोग देखोगे जैसे ई ऑफिसेज, ठीक है जी, सारे के सारे ऑफिसेज जो है वो उनको इंटरनेट के जरिए जो है वो डेवलप किया जा रहा है, सारी चीजें जो वो डिजिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जो काम फाइलों में, ना कागजों में हुआ करता था, वो सारा जो है वो स्पेसिफिक टाइम पे जो वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होगा। क्लियर? सारी चीजें ऑटोमेशन के जरिए होने की प्रयत्न जो वो किया जा रहा है। ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो वो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है कि जहां पे आप लोग अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो जो बेसिक सर्विसेज हैं, जैसे मान लो मेरे को इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, मेरे को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो सर्टिफिकेट जो मेरे को डायरेक्टली जो वो घर बैठे ही मैं एक वेबसाइट के ऊपर जाऊँ, वहाँ पे सारी की सारी कास्ट बेसिस ना ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है, तो उसी वेबसाइट के जरिए जो है वो मैं इनको अवेल कर सकता हूँ। तो स्पेसिफिक टाइम पे गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग इनिशिएटिव्स जो है वो लिए जा रहे हैं। क्लियर? किसके लिए? रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनिशिएटिव और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो यूजेस है इन द गवर्नेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश, उससे संबंधित जानकारी जो हम लोगों को देखने को मिलती है। तो देखिए, वैसे भी मेंस एग्जामिनेशन के लिए जब हम लोग इन जनरल बात करते हैं, जब हम लोग मेंस एग्जामिनेशन की इन जनरल बात करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जो गवर्नेंस वाला टॉपिक है, वहां पे हिमाचल प्रदेश की गवर्नेंस जो है वो, यहाँ से आप लोगों को जो ई गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश है, वो पूरे का पूरा जो टॉपिक है वो आपका इसी चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो यही कारण है हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे की जो वो बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। और वो लोग जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो उनको बता देता हूं मैं, ये 10वां वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियोस ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर हो चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, आप उनको जो वो जरूर देखिए। अगर आप नए हो, अगर आप पढ़े हुए हो, आपको सब आता है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो वीडियो को देख के टाइम वेस्ट मत करिए, चुपचाप जो सर्वे है उसको उठाइए, उसको रीड करिए। अगर वो नहीं पढ़ना है तो जो हमारे द्वारा फाइल्स प्रोवाइड की गई हैं उनको रीड कर लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? समझ आ गई जी कहानी यहाँ पे सब लोगों को? अब चलो, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। तो ओवरव्यू मैंने दे दिया, होपफुली आप लोगों के दिमाग में चीज थोड़ी सी बैठ गई होगी। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की। तो ई डिस्ट्रिक्ट के लिए, ई डिस्ट्रिक्ट का मतलब जहां पे मैंने बताया आपको ना, ई डिस्ट्रिक्ट साइट्स बनाई गई है, सरकार साइट बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पे गवर्नमेंट टू जो हमारे कस्टमर हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। तो इस स्पेसिफिक टाइम पे टोटल 59 जो सर्विसेज हैं वो सरकार के द्वारा इस वेबसाइट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। आप जाइए इंटरनेट के ऊपर, सर्च मारिए ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, वहां से आपको पूरा पहले पेज पे सब पता चल जाएगा कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो सरकार के द्वारा इस स्पेसिफिक वेबसाइट के जरिए जो वो प्रदान की जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि वो लोग, ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, बिल देने के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता था, तो पहले सरकार ने क्या किया, सभी जगहों पे कंबाइन कर दिया, कॉमन सर्विस सेंटर बना दिया कि जहां पे आपको अलग ना सब मल्टीपल जगहों की, मान लो मैंने अलग अलग बिल पे करने, तो मैं अलग अलग जगह नहीं जाऊंगा, मैं एक ही जगह चला जाऊंगा। क्लियर? और अब उन्हीं कॉमन सर्विस सेंटर्स जो टोटल हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोगों को जो वो 3800 देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं 3800 में से बहुत सारे जो सेंटर्स हैं वो लोक मित्र केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं, और उनका जो टोटल संख्या है वो कितना है, 2400 है। 2400 जो है वो हम लोगों को लोक मित्र केंद्र के रूप में काम करते हुए देखने को मिलते हैं, जिनका मेन काम यही है कि जो, जैसे मान लीजिए मैं डिजिटली कोई काम नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं लोक मित्र केंद्र के जरिए जो है वो अपने काम परफॉर्म करवाऊंगा। वो वहां पर इंटरनेट के ऊपर बैठ के ही वही काम जो मैंने करना था, जो मैं घर बैठ के कर सकता हूं लेकिन दूसरा इंडिविजुअल नहीं कर सकता है, तो लोक मित्र केंद्र के जरिए जो वो जाके वो अपने जो काम है उनको अवेल करवा सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग स्पेसिफिक डाटा को, 3800 जो है वो टोटल कॉमन सर्विस सेंटर, और उनमें से 2400 जो है वो हम लोगों को लोक मित्र केंद्र के रूप में जो वो देखने को मिल रहे हैं। समझ आ गई पहली कहानी यहाँ पे? ठीक है जी। अब देखिए दूसरा डाटा देखते हैं। दूसरा डाटा ये है, दैट इज योर मुख्य मंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, जिसका नंबर है 1100। ठीक है जी, 1100 डायल करो और अपनी जो कंप्लेंट्स हैं वो सरकार के सामने जाके दर्ज करो। क्लियर? अब देखिए पहले क्या होता था कि मान लीजिए मैंने कोई कंप्लेंट दर्ज करनी है तो मैं लिख के चिट्ठी देता था, वो चिट्ठी पहुंच ही नहीं पाती थी किसी के पास। क्लियर? ऑनलाइन ने चीजें जो वो थोड़ी सी आसान कर दी। ऑनलाइन ने कैसे आसान कर दी? पहली बात, मेरे को चिट्ठी लेके किसी को पास संदेशा देने की जरूरत नहीं है, मैं घर बैठ के अपनी टाइप करके सीधी ग्रीवियंसेस जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकता हूं। क्लियर? तो मुख्यमंत्री ने डायरेक्टली जो भी परेशानी हिमाचल प्रदेश के अलग अलग वर्ग को, अलग अलग क्षेत्र को है, डायरेक्टली जब आप लोग इस ग्रीवियंस पोर्टल के ऊपर जब अपनी परेशानी डालो,
जैसे आप अपनी परेशानी डालोगे, अब देखिए क्या हुआ, गवर्नेंस के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग उनको अलग अलग चीजों के ऊपर जब हम लोग एसेस करते हैं, तो सरकार ने आप लोगों को एक्सेसिबिलिटी दे दी, जहां पे डायरेक्टली आप अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम जो है वो किसके पास लेके जा रहे हो, डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास लेके जा रहे हो। क्लियर? तो जैसे आप चीफ मिनिस्टर के पास प्रॉब्लम पहुंचेगी, वहां पे उस ग्रीवियंस पोर्टल के ऊपर आएगी, तो फिर कोशिश की जाएगी सरकार के द्वारा उस ग्रीवियंस को रिजॉल्व करने की। क्लियर? और जब वो ग्रीवियंस रिजॉल्व हो जाएगी तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि जी सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो, तो अगर आप हो जी नहीं, हम नहीं सेटिस्फाइड है, क्लियर, तो फिर वो प्रॉपर डाटा बनेगा कि अच्छा इतने लोग सेटिस्फाइड है और इतने लोग जो वो सेटिस्फाइड नहीं है, और वो डाटा जो वो रिलीज किया जाएगा। तो क्या हो रहा है, सरकार आपसे, आपने जो कंप्लेंट दर्ज की, आपके साथ कनेक्ट कर रही है, आपकी ग्रीवियंसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो रही है, डन। और जब डाटा रिलीज हो रहा है कि कितने लोग खुश हैं कितने नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी का एक एग्जांपल है। तो इस तरह से जो गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस या ई गवर्नेंस का जो गुड है वाला एस्पेक्ट है, उसको हम लोग इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनके जरिए इंप्लीमेंट होता हुआ देखते हैं। क्लियर? समझ आ रही जी कहानी की नहीं आ रही? डन। तो देखिए सबसे पहली बात 1100 जो है वो क्या आ जाएगा, हमारा हेल्पलाइन नंबर आ गया। 2022-23 की हम बात करेंगे तो टोटल कंप्लेंट कितनी आई, 1,23,567 टोटल कंप्लेंट जो वो रजिस्टर हुई, जिनमें से 92% यानी कि 1,13,224 जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिजॉल्व किया गया। और इनमें जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो कितना है, 67% है, यानी कि 82,349 लोग जो है वो क्या है, खुश हैं, प्रसन्न हैं। ठीक है, मतलब उनका जी ठीक है जी, हो गई जी हमारी परेशानी ठीक ठाक रिजॉल्व। क्लियर? अगर हम लोग अब तक बात करें, ठीक है जी, ये तो इस साल ना 1 साल की बात होगी, अगर हम लोग अभी तक बात करें जब से इस हेल्पलाइन नंबर को जब लॉन्च किया गया है, तो टोटल कंप्लेंट्स 4,75,058 कंप्लेंट्स आई हैं, जिनमें 3,30,386 कंप्लेंट जो उनको रिजॉल्व किया गया है, सॉरी उनको जो है वो बिल्कुल वो जो है वो आपकी सेटिस्फेक्शन यानी कि 69%, 3,30,386 कंप्लेंट्स को सेटिस्फैक्टरी जो रिजॉल्व किया गया है, जो टोटल 69% है। और टोटल जितनी कंप्लेंट्स डिस्पोज्ड ऑफ हुई हैं, खत्म हुई हैं, वो है आपकी 98%, यानी कि 4,64,438। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर देता हूं, टोटल कंप्लेंट्स ये कितनी कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ होगी, 4,64,438, और उनमें से कितने जो लोग हैं उनका सेटिस्फेक्शन है वो 69% है, दैट इज 3,30,386। क्लियर? तो ये अच्छा खासा परसेंटेज है। क्लियर? इसके साथ साथ जो वो नशा निवारण यानी कि वो लोग जो ड्रग्स से प्रभावित हैं, ठीक है जी, ड्रग्स से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। 110 लोगों ने कंप्लेंट दर्ज कराई है, और जिनमें से 99 लोगों की जो कंप्लेंट है उसको रिजॉल्व किया गया है। क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये है कि डाटा जो है आप लोगों ने ध्यान रखना है, याद रखना है कि कितना परसेंट है, कितना नंबर है, इस तरह का डाटा जो है हम लोगों से पूछा जाता है। ठीक है जी, ये होगी बात। अगला आ गया ई ऑफिसेस। क्लियर? सारे के सारे जो वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड ऑफिसेस जो है, सरकारी दफ्तर जो है, उनका जिक्र या उनसे रिलेटेड जानकारी जो है, उनसे रिलेटेड प्रोग्राम जो है वो सरकार के द्वारा शुरू किया गया। देखिए जब भी गवर्नमेंट काम करती है तो थोड़ा सा समझो, गवर्नमेंट में क्या होता है, एक सेक्रेटरीट होता है, एक डायरेक्टोरेट होता है, एक सेक्रेटरीट होता है, एक डायरेक्टोरेट होता है, उसके अलावा आपके एसपी ऑफिस हैं, डीसी ऑफिस है, बाकी ये जो हमारे बाकी ऑफिसर्स रहते हैं नीचे वाले, फील्ड ऑफिसर्स जिनको हम लोग कहते हैं इन जनरल। क्लियर? फील्ड ऑफिसर्स आ गए। क्लियर? तो हर एक ऑफिस को जब वो प्रॉपरली डिजिटली डेवलप करना और एक दूसरे के साथ और विद इन द सिस्टम कनेक्ट करने के लिए ई ऑफिस सिस्टम जो उसकी शुरुआत की गई। क्लियर? अब समझिए सेक्रेटरीट का काम क्या होता है। जैसे जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होती है स्टाफ एजेंसी, एक होती है लाइन एजेंसी। स्टाफ का मतलब होता है जिन जो हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसमेंट एंड मेकिंग ऑफ द पॉलिसीज। लाइन का मतलब होता है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज। क्लियर? जो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना जिनकी जिम्मेवारी है। हमारे यहाँ पे जो सेक्रेटरीट है, जो आप लोग सुनते हो जी सेक्रेटरीट, चाहे जैसे हमारा जो है वो शिमला के अंदर है, तो सेक्रेटरीट बेसिकली इज अ स्टाफ एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग ऑफ द पॉलिसीज। क्लियर? प्लानिंग और असेसमेंट के लिए वो जिम्मेवार रहेगी। एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग देखते हैं डायरेक्टोरेट। और ध्यान रखिए जब हम लोग सेक्रेटरीट की भी बात करेंगे तो सेक्रेटरीट में अलग अलग काम के लिए अलग अलग ब्रांचेज होंगी, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज होंगी। क्लियर? तो अलग अलग ब्रांच के अंदर हम लोग ई ऑफिस की बात कर रहे हैं। तो अभी जो डाटा बेसिकली है वो यही है। अब देख लेते हैं कि जो ई ऑफिस है वो कहां कहां है। ये देखिए एचपी सेक्रेटरीट की अगर हम बात करेंगे तो टोटल मैपिंग कितने ऑफिस की हुई है कि कितने ऑफिस को ई ऑफिस बनाना है, 88 ब्रांचेस की जो वो मैपिंग हुई है। इफेक्टिवली कितनी यूज कर रहे हैं कोई डाटा नहीं है अभी तक हमारे पास।
पार्शली ई ऑफिसेस को कितने यूज कर रहे हैं? 8 यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। डायरेक्टोरेट की अगर हम बात करें, टोटल 62 ऑफिसेस हमारे मैप हुए हैं, जिनमें से 18 ऑफिसेस जो वो ई ऑफिसेस को इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं और जो 13 हैं वो पार्शियली उसको यूज कर रहे हैं। डीसी ऑफिसेस 12 में से 11 जो है वो आपके मैप किए गए हैं, ठीक है जी, जिनमें से 3 ई ऑफिसेस को इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं और 3 जो है उसको पार्शियली यूज कर रहे हैं। एसपी ऑफिसेस 10 मैप हुए हैं, जिनमें से 3 अभी ई ऑफिसेस को प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और 3 जो है वो अभी तक इसको प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं। बाकी फील्ड ऑफिसेस 50 मैप हुए थे, 3 जो है उसको इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं और 6 जो है वो इसको पार्शियली यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो ये ई ऑफिसेस से रिलेटेड, यानी कि अभी ये नेसेंट स्टेज के ऊपर ही है, धीरे धीरे हो सकता है 1-2 सालों के अंदर हम लोग देखें कि वहां पे डाटा जो है उसमें हम लोगों को सब्सटेंशियल चेंजेस जो है होते हुए देखने को मिले। क्लियर? यहां तक कहानी सबको समझ आ गई? चलिए अगला चलते हैं, जो मैं आप लोगों को बता रहा था गरुड़ के बारे में, ड्रोन्स के बारे में, ठीक है। तो बेसिक जो वो था कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी वो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दे दी कि क्या है ये। अब डाटा देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, सरकार के द्वारा गरुड़ प्रोजेक्ट शुरू किया गया। गरुड़ की फुल फॉर्म गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स। क्लियर? कहां शुरू किया गया? मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 27 दिसंबर 2021 में। गरुड़ के 4 मेन ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव गरुड़ का, गरुड़ एनेबल्ड, सॉरी गरुड़ नहीं, ड्रोन एनेबल्ड गवर्नेंस को पुश करना। ड्रोन एनेबल्ड गवर्नेंस का मतलब लोगों को हेल्थ फैसिलिटी जैसे मेडिसिन वगैरह, एग्रीकल्चरल फैसिलिटी जैसे स्प्रे वगैरह करना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जैसे एप्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, इस तरह की फैसिलिटीज लोगों के लिए डेवलप करना। तो पहला काम आ गया। एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा अपना अवेयरनेस स्प्रेड करना, लोगों को बताना व्हाट इज द यूजेस ऑफ ड्रोन्स, ठीक है जी। तो दूसरा आ गया ड्रोन महोत्सव एंड मेला ऑर्गेनाइज करना। तो ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में ड्रोन मेला कहां कहां ऑर्गेनाइज हुआ? धर्मशाला और मंडी के अंदर। तीसरा, ड्रोन से रिलेटेड पॉलिसीज जो वो प्रॉपरली क्रिएट करना, ताकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो हम लोग ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग देख सके, ताकि हमें देखिए, क्योंकि बाहर से बनेगा तो महंगा होएगा, क्लियर, यहां बनेगा सस्ता होएगा, उसके साथ साथ जो वो यहां बनेगा कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी तो यहीं पे ही ठीक होने की संभावना। अगर यूएसए से कोई बन के आएगा तो फिर ठीक करवाने में वहीं भेजना पड़ेगा। क्लियर? तो ऐसी पॉलिसी जहां पे मैन्युफैक्चरिंग जो वो कहां पे हो, यहां पे हो, तो उस तरह की पॉलिसी डेवलप करना और उसके साथ साथ लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल्स बनाना। जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे आईटीआईज में जो वो अभी एटलीस्ट जो ड्रोन टेक्नीशियंस के कोर्सेज हैं उनकी शुरुआत जो हमारे सरकार के द्वारा हमारे प्रदेश के अंदर जो है वो हो चुकी है। तो ये बेसिकली इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे गरुड़ के। क्लियर? ड्रोन्स को कैसे थे? तो कुछ नहीं है, ये जो 4 चीजें जरूरी हैं किसी भी चीज के लिए, वो है ना सारे का सारा जो इसका हिस्सा है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या, जैसे फ्लाइंग स्कूल्स कहाँ कहाँ बने। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अलग अलग जगहों के ऊपर ट्रायल प्रोजेक्ट्स चले थे। क्लियर? ट्रायल किया गया, ड्रोन को असेस किया गया मेडिसिन के लिए, स्प्रेइंग के लिए, एप्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्लियर? तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो आईटीआई जो शाहपुर है, ठीक है जी, उसने पहला ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल जो है उसको शुरू किया है इन पार्टनरशिप विद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी। क्लियर? तो यहां पे जब आप लोग ध्यान रखेंगे एक चीज कि ये ध्यान रखो कि किसने शुरू किया ट्रेनिंग स्कूल और किसके साथ जब उसकी पार्टनरशिप हुई, ये सवाल पूछा जा सकता है। ड्रोन टेक्नीशियन कोर्स जो 7 जो हमारे आईटीआई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें एक मंडी में है, एक सिरमौर में है, एक शिमला में है, एक हमारा कांगड़ा में है, 2 हमारे सोलन में है और एक कुल्लू में है। तो 7 जगहों के ऊपर जो वो ड्रोन टेक्नीशियन का कोर्स जो है उसकी शुरुआत की गई। क्लियर? इसके साथ साथ अलग अलग जगहों के ऊपर जो ट्रायल प्रोजेक्ट चला, जैसे कांगड़ा के अंदर चला, तो कांगड़ा के अंदर क्या हुआ, धर्मशाला से लेके टांडा तक मेडिसिन को भेजा गया। ठीक है जी, तो मेडिसिन की सप्लाई हुई। तो मेडिसिन की सप्लाई हुई तो उसमें टोटल 3 किलोग्राम का पेलोड था और 10 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस थी। मतलब 3 किलोग्राम जो है वो बाहर ढोके गया, ठीक है जी, और टोटल 10 किलोमीटर का जो उसने ट्रेवल किया, हवा में जो उसने अपनी उड़ान भरी। क्लियर? तो मेन बात ये सक्सेसफुली जो इसको असेस किया गया। सिमिलरली चंबा की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे जो हमारे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, क्लियर, वहां पे ड्रोन से जो है वो मेडिसिन पहुंचाई गई, दवाइयां पहुंचाई गई। सिमिलरली कुल्लू में भी, अब देखिए कुल्लू का मैं एक एग्जांपल देता हूं। कुल्लू में 15 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, जहां पे 2 किलोग्राम मेडिसिन जो है उनको सप्लाई किया गया, लेस देन 9 मिनट से कम समय में कुल्लू में जो है वो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ड्रोन है उसने 15 किलोमीटर की डिस्टेंस जो ट्रेवल की। तो खुद सोच लो, ठीक है, हम लोग जब देखते हैं 15 किलोमीटर की डिस्टेंस को, अब ऐसा मत सोचना कि ये नए हाईवे बन गए तो यहाँ पे तो हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। वहां पे रोड जो है वो हाईवेज जो है वो अलग बाहर से जा रहे हैं। जो लोगों की हैबिटेशन है वहां पे कम्यूट करने में अभी भी बहुत ज्यादा समय लगता है, अभी भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और
खुदा ना खास्ता कभी कुछ अनहोनी होगी जी, कभी लैंडस्लाइड हो गया, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे तो सब सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो यही कारण है कि ये ड्रोन की इफेक्टिवनेस को हमारे हिमाचल के अंदर कहीं ना कहीं जो वो दर्शाता है कि जो जोग्राफिकली थोड़ा सा डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन जोग्राफिकली थोड़ा सा टफ है, डिसएडवांटेज तो नहीं, हम तो ब्लेस्ड ही हैं बाकियों से, लेकिन जोग्राफिकली जो थोड़ा सा टफ टेरेन है वहां पे हम लोग जो वो कहीं ना कहीं इस तरह के जो फैसिलिटीज हमको यूज कर सकते हैं। तो देखो बस देख लेना, यहाँ पे मंडी से झिल्ली के लिए जो है वो उड़ान भरी गई, किन्नौर में जो है वो 100 किलोग्राम एप्पल को, ऐसा नहीं है एक साथ ही 100 किलोग्राम उठा के ले गए, 100 किलोग्राम एप्पल जो है उनको प्रॉपरली ट्रायल किया गया, 3 दिन के अंदर जो है वो उनको डिलीवर किया गया। क्लियर। और इसमें जो मल्टीपल फ्लाइट्स जो हम लोगों को देखने को मिली, कागड़ा के अंदर जो वो हर्बिसाइड स्प्रेइंग जो है स्प्रे किया गया, जैसे पेस्टिसाइड होता है वैसे हर्बिसाइड्स होता है जो नेचुरल ऑर्गेनिक है। क्लियर। उसको जब वो प्रॉपरली जो है वो हम लोग देखते हैं कि स्प्रे हुआ डन, तो उसको भी ड्रोन्स के जरिए जो वो करने का प्रयत्न किया गया। तो ये कुछ ऐसे ट्रायल प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग देख रहे हैं हमारे प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है वो शुरू किए गए काफी समय से। क्लियर। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की यही खासियत है, सरकारें चाहे जो मर्जी हो लेकिन काम जो है वो रुकता नहीं है कभी भी। यही कारण है हिमाचल ना डे बाई डे जो है वो हर चीज में आगे जा रहा है। हालांकि कुछ चैलेंजेस कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो जरूर हैं, लेकिन इन जनरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की हम बात करें, इन जनरल हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, बाकियों की बात करें, तो थोड़ा हम इन लोगों को थोड़ा क्या ज़्यादा हम लोगों को जो स्पेसिफिक टाइम पे प्रोग्रेसिव राज्य के रूप में जो वो देखने को मिल रहा है। क्लियर। समझ आ गई कहानी। तो ड्रोन से संबंधित क्लियर होगी सब लोगों को स्टोरी। चलो अगला, बगला वही ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। इस साल जो है वो 2022-23 में जो है 21-22 में जो वो 17 नई सर्विसेज को ऐड किया गया, टोटल 59 सर्विसेज हैं जिनके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। इसके साथ साथ स्पेसिफिक टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ई गवर्नेंस में जो आधार है उसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिंकेज है। आजकल कोई भी आपने ऑनलाइन सर्विसेज कोई भी अवेल करनी है तो वहां पे आधार के साथ आपको लिंक किया जाता है। आधार एक यूनिक आईडी है, हम सब लोगों की, मेरी अपनी है, आपकी अपनी है, हर एक की डिफरेंट है। उस आधार के जरिए मेरी प्रॉपर्टी, उस आधार के जरिए मेरी इनकम, उस आधार के जरिए हर चीज जो है वो हम लोगों की कनेक्ट हो चुकी है। तो सरकारों को भी पता है और मेरे को भी पता है कि किसके पास कितना है या मेरे पास कितना है। क्लियर। कहानी यहाँ पे सीधी सीधी क्या है कि आधार जो है वो, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, आधार जो है वो आपका रेजिडेंस का सर्टिफिकेट है। क्लियर। ना कि सिटीजनशिप का, यानी कि बहुत सारे लोग जो हमारे देश के नागरिक नहीं है उनके पास भी आधार हो सकता है अगर वो 181 दिनों से ज्यादा हमारे देश के अंदर या हमारे प्रदेश के अंदर रह रहे हैं। सिमिलरली मान लीजिए मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूं मैं हिमाचल से, सब कुछ मेरा हिमाचल का है, लेकिन आधार मेरा चंडीगढ़ का हो सकता है, हालांकि नहीं है लेकिन हो सकता है क्योंकि बहुत सारे समय से जो है वो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। क्लियर। समझ आ रही कहानी की नहीं? ठीक है जी। तो आधार मतलब जब हम लोग हिमाचल में आधार के लोगों को देखेंगे तो उनकी संख्या हमारी पॉपुलेशन से ज्यादा देखने को मिलेगी। तो उसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कैसे हो गया, ये इसलिए हो गया क्योंकि आधार लोगों के साथ साथ जो बाहर के लोग आपकी जगह के ऊपर आके, बाकी राज्यों के लोग आपकी जगह के ऊपर लाके प्रदेश में रह रहे होते हैं, वो भी आधार जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल हिमाचल प्रदेश में 2022 तक का डाटा हम सब लोगों के पास है। 74,31,000 जो आधार हैं, लाइव आधार हैं, वो हम लोगों को देखने को इस स्पेसिफिक टाइम पे मिल रहे हैं। और टोटल कितना हो गया वो 103.98% हो गया। क्लियर। 103.98% हो गया। जब आधार को असेस किया जाता है तो ऐसे देखते हैं हम लोग 0 से 5 साल के बच्चों के आधार और 5 से ज्यादा यानी कि जो 5+ ईयर्स के बच्चे हैं उनके आधार जो वो कितने हैं। ठीक है जी। बच्चे तो नहीं, 5+ वाले जो लोग हैं, ठीक है जी, 5 साल से ऊपर की उम्र के जितने भी लोग हैं उनके पास कितने आधार हैं, और 0 से 5 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनके कितने आधार हैं। क्लियर। तो अगर हम लोग 0 से 5 साल की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश का जो रैंक है वो नंबर 1 है, यानी कि सबसे ज्यादा आधार जनरेशन जो हुई है परसेंटेज वाइज वो हमारे यहीं पे हुई है। क्लियर। अगर हम लोग 5+ की बात करेंगे यानी कि, है ना, सॉरी, अगर हम ओवरऑल बात करेंगे यानी कि 0 से लेके जितने भी एज के ग्रुप हैं, तो वहां पे हिमाचल प्रदेश का जो टोटल आधार जनरेशन में रैंक है वो कितना है, चौथा है। तो देख लेना कि क्या पूछा जाएगा आप लोगों से। क्लियर। 5+ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वहां पे आधार रजिस्ट्रेशन जब हम लोगों को मोर देन 100% देखने को मिलती है। आधार में कोई चेंज करना है, नया आधार बनाना है, उसके लिए 430 परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के ऊपर जो है वो हम लोगों को हमारे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। समझ आ गया था। इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारा है दैट इज योर डीबीटी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी का मतलब क्या है, जहां पे डायरेक्टली जो है वो, पहले क्या होता था कि मान लीजिए किसी ने, सरकार ने किसी को पैसा दे रहा है तो वो इंटरमीडिएटरी के जरिए मिलता था, तो वहां पे बहुत सारी गड़बड़ होती थी, लोग पैसा पहुंचाते नहीं थे, खा लेते थे, कमीशन काटते थे। अब सरकार ने कहा जी नहीं ऐसा नहीं होगा, बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे मान लो एमजी नरेगा है तो एमजी नरेगा में आपका दिहाड़ी डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगा, दैट इज डीबीटी, डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर। क्लियर। तो जब हम लोग बात करेंगे इसकी, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर टोटल 160 स्कीमें चल रही हैं,
तो उनमें जो वो टोटल 46 स्कीम्स जो हैं वहां पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो उसको इंप्लीमेंट किया गया है, यानी कि डायरेक्टली लोगों को जो भी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन है वो सरकार के द्वारा जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। क्लियर? तो ये हमारी अगली स्कीम में हिमाचल प्रदेश का स्टेटस है। नेक्स्ट स्कीम हमारी है दैट इज योर भारत नेट, सॉरी नेक्स्ट है हमारा दैट इज योर हिमस्वान। हिमस्वान की अगर हम लोग बात करेंगे तो हिमस्वान का ऑब्जेक्टिव समझिए क्या है। हिमस्वान का ऑब्जेक्टिव है जितने भी अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, उनको इंडिविजुअली डेवलप करना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी। उसके साथ साथ जब उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना और इन सबको किसके साथ अल्टीमेटली कनेक्ट करना, नागरिकों के साथ कनेक्ट करना, बिजनेस ग्रुप्स के साथ कनेक्ट करना। क्लियर? तो हिमस्वान की जो शुरुआत है वो हमारे प्रदेश में 2008 के अंदर हुई थी। एक हमारे यहाँ पे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बना था NEGP, उसी का ही हिस्सा या उसी के ही आधार के ऊपर जो है वो हिमस्वान जो है उसकी डेवलपमेंट हम लोगों को जो हमारे प्रदेश के अंदर होती हुई देखने को मिली। क्लियर? तो काइंड ऑफ जो भी हम इंटरनेट डेवलपमेंट अलग अलग छोटी छोटी जगहों के ऊपर देख रहे हैं तो वो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क का हिस्सा है दैट इज NEGP, और उसी के ही बिहाफ पे जो हम लोग हिमस्वान को या उसी के आधार के ऊपर जो वो हिमस्वान को हम लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट होता हुआ देख रहे हैं। क्लियर? डन? इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारा है दैट इज योर भारत नेट। भारत नेट समझिए है क्या, फिर हिमाचल के संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं। देखिए भारत नेट जो वो एक ऐसी स्कीम थी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनको हाई स्पीड इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। क्लियर? ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली हाई स्पीड इंटरनेट के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर में जब हम लोग देखते हैं कि डिसरप्शन जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था ताकि गांव के लोग जो है वो अगर इंटरनेट के जरिए जुड़ जाएंगे तो उनके लिए बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आसान होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी साइंटिस्ट से ऑनलाइन बात करवा दी है ना, कोई डॉक्टर के साथ जो ऑनलाइन कंसल्टेशन रिगार्डिंग हेल्थ, कोई भी पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, उससे रिलेटेड कोई जानकारी लोगों के साथ अगर साझा करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे जनरली करवा दे। क्लियर? हालांकि आजकल तो सबके पास ही इंटरनेट वगैरह आ गया, लेकिन ग्राम पंचायतों के पास या ग्राम पंचायतों को प्रॉपर्ली कनेक्ट करने के लिए जो वो भारत नेट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस स्कीम का हिमाचल में क्या स्टेटस है। देखिए हिमाचल में हम सबको पता है 3615 ग्राम सभाएं, ठीक है जी, ग्राम पंचायतें हमें देखने को मिलती हैं। 3615 ग्राम पंचायतें हमारे प्रदेश के अंदर है। अभी तक भारत नेट के जरिए सिर्फ 410 ग्राम पंचायत जो है वो उन्हीं को ही सिर्फ भारत नेट के जरिए जो है वो क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। क्लियर? यहां पे समझ के बात। तो पहला फेज कंप्लीट हो चुका है। दूसरे फेज का टारगेट है जो बची हुई है, बची कितनी है 3205 ग्राम पंचायत। अब अगला टारगेट ये है कि इन पंचायतों को जो है वो हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर्स इंटरनेट के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाएगा। क्लियर? चलिए लास्ट हमारा है दैट इज योर हिमाचल प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर। तो जो मैं बताया भी था स्टार्टिंग में आप सब लोगों को कि एक डाटा सेंटर बनेगा जो जितने भी हमारी ये गवर्नमेंट वेबसाइट बन रही है, अलग अलग गवर्नमेंट ऐप बन रही हैं, ठीक है जी, इन सारे की सारी वेबसाइट्स और जो हमारी ऐप्स होंगी इनके लिए प्रॉपर होस्टिंग करेगा, सिक्योरिटी चेकअप करेगा। तो उसके लिए जो है वो हमारा HPSDC का फॉर्मेशन किया गया है। तो ये हमारा था क्या, ये हमारा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टेटस, हम लोगों को हमारे प्रदेश के अंदर क्या देखने को मिल रहा है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। बड़ा ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बड़ा ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ये चैप्टर, लेकिन अगेन सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही रहती है कि पढ़ना तो पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर? और इसका जो मतलब कैसे इसको अप्रोच करना है, होपफुली ये भी आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा था एक हिस्सा। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ जो चैप्टर 12 है दैट इज रिगार्डिंग पावर। ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको इसका ताकि समझ लो कि क्या पढ़ना है आपको। देखिए पढ़ना तो अल्टीमेटली आप ही लोगों ने है, ठीक है जी। हम लोग बस आपकी जर्नी को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करते हैं और डायरेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? इसके अलावा हमारा ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ना ही हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्लियर? तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टार्टिंग में अगर आप इस चीज को पिक कर लो, जो हम लोगों ने चीजें बहुत समय के बाद सीखी, अगर आप पहले सीख लो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो हम लोगों ने चीजें 5 साल में सीखी, 6 में सीखी, या अब सीख रहे हैं धीरे धीरे, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए, वो चीजें अगर कोई इंसान शुरुआत में सीख ले तो उसकी जर्नी जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। अब सुनना, ये भी मानना कि हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करना उसको बड़ा डिफिकल्ट होता है, सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन बस वही वाली बात है कि आपने आपको एक चैलेंज देना होता है कि आप लोगों ने जो वो चीजों को कैसे कंट्रोल करना है। क्लियर? अपने तरीके से करोगे, लेकिन अगेन जो हमारा काम है वो डायरेक्शन देना है। तो यही कारण एक छोटा सा ओवरव्यू में हमेशा जो है वो आप लोगों को स्टार्टिंग में हमेशा देता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को समझे कि पहले मैंने इसमें करना क्या है, कि रदर देन मैं सीधा कूद पड़ूं डाटा याद करने के लिए। वो डाटा की महत्वता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप उसको रिलेट कर पाओगे तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी ईजी रहेंगी। क्लियर? चलिए अगला हमारा है दैट इज पावर।
पावर की अगर हम बात करें तो यहां पे समझिए, जब हम पावर की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पावर जनरेशन में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण राज्य है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है। जब हम लोग पावर जनरेशन की इन जनरल बात करते हैं तो पावर जनरेशन की इन जनरल जब बात की जाती है तो पावर जनरेशन अलग अलग तरीके से होती है। कैसे? पानी से होती है, कोयले से होती है, सूर्य की बिजली ना, सूर्य की जो रोशनी है उससे होती है, हीट से होती है, विंड से होती है, बायोमास से होती है, वेस्ट से होती है। यानी अलग अलग तरीके हैं जहां से जो वो हम लोग पावर को जनरेट करते हैं। हिमाचल प्रदेश का जिस तरह का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वहां पे हमारा जो सुटेबल पावर जनरेशन सोर्स है वो कौन सा है? हाइडल है। यानी कि पानी से जो हम लोग जो है वो उत्पत्ति करते हैं किसकी? टोटल हमारी इलेक्ट्रिसिटी की या हमारी पावर की। कहानी सीधी सीधी क्या है कि पहला जो डाटा यहां पे दिया गया वो इसी से ही संबंधित है। वो क्या है कि जितनी टोटल हमारे देश की पूरी हाइड्रो हाइड्रो यानी वाटर जनरेटेड कैपेसिटी है उसका 25% हिस्सा जो हिमाचल प्रदेश पोजेस करता है। तो बहुत ज्यादा परसेंटेज है। इतने राज्य हैं उनमें 1/4 है ना, 1/4 यानी कि 1/4 25% जो है वो हिमाचल प्रदेश के पास जो है इलेक्ट्रिसिटी की टोटल पोटेंशियल है। और हिमाचल प्रदेश के पास जो टोटल हाइडल इलेक्ट्रिसिटी की हार्नेसेबल पोटेंशियल है, यानी कि पोटेंशियल कितनी है, हार्नेसेबल तो चलो ये थोड़ा कम है, टोटल जो पोटेंशियल हमारी है वो कितनी है? 27,436 मेगावाट। और अब हम कितना यूज कर रहे हैं इसमें से, कितना हम लोगों ने जो वो हार्नेस कर लिया हुआ है वो कितना है? 10,519 मेगावाट। ठीक है जी, 10,519 मेगावाट जो है हम लोगों ने हार्नेस कर लिया हुआ है। लेकिन कहानी सीधी सीधी क्या है कि ये जो हमारा इतना ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं या तो कुछ सेंटर के अंदर के प्रोजेक्ट हैं, कुछ प्रोजेक्ट जो है वो हमारे कोलैबोरेशन के अंदर है, कुछ दूसरे राज्यों के प्रोजेक्ट हैं, हिमाचल कुछ प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो टोटल या हिमाचल प्रदेश सरकार के अंदर जो टोटल हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं वो सिर्फ कितने हैं? 7.6% है। ठीक है जी, 7.6% जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसका परसेंटेज निकाले ना, कल को अगर यही मेगावाट के ऊपर ही पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी मेगावाट की कैपेसिटी है तो आपका कितना आ जाएगा? 7.6% आ जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में वो डाटा भी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी। और हिमाचल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या पावर को कंज्यूम करता है कौन सा सेक्टर? इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है। और उसके बाद हम लोग यानी कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है वो हमारे यहाँ पे पावर या इलेक्ट्रिसिटी को सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये पहला, इस पिछली बार एज इट इज यहीं से सवाल सीधा सीधा जोगन लाइनों से क्वेश्चन उठ के आया हुआ था। तो आप लोगों ने जो वो थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान देना है। पहली बात समझ गए सारे के सारे लोग। चलिए अब दूसरी बात पे चलते हैं कि नए कितने रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखो, विंड पावर प्लांट तो नहीं बना जी कोई भी। ठीक है जी, सोलर पावर प्लांट 33 जो वो हिमाचल में बन रहे हैं। बायोमास से रिलेटेड कोई भी नहीं है, 0 है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो वो 1 है, यानी कि टोटल हम लोगों को जो रिन्यूएबल एनर्जी नए प्लांट डेवलप होते हुए हिमाचल में देखने को मिल रहे हैं वो कितने हैं? 34 हैं। ठीक है जी, तो रिन्यूएबल के ऊपर उतना काम नहीं कर रहे। रीजन है उसका कि हमारी जो जरूरतें हैं वो हाइडल से पूरी हो रही है। क्लियर? हालांकि हाइडल जो उसके भी चैलेंजेस होते हैं, थोड़ा पहाड़ों के लिए नुकसानदायक होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, तो चैलेंजेस तो हैं उससे संबंधित भी, उससे रिलेटेड भी। लेकिन अगेन ये है कि हर एक एरिया की अपनी अपनी विशेषता होती है और जिसकी जिसकी जैसी विशेषता है उसी तरीके से जो है वो अपने काम करेगा। हालांकि हिमाचल अब थोड़ा सोलर पावर या सोलर पावर जनरेशन के ऊपर स्पेसिफिकली आप लोग देख रहे हो कि रूफ टॉप के ऊपर जो है वो सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। क्लियर? क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर जनरेशन के रूप में हिमाचल की अच्छी खासी पोटेंशियल है। हिमाचल में अच्छा खासा जो है वो ये प्रोड्यूस हो सकता है। तो अभी हमारा ध्यान जो है वो धीरे धीरे हम लोग सोलर के ऊपर भी, आप लोग देखिए अपने आसपास देखिए, सोलर के ऊपर भी धीरे धीरे पैनल जो है वो हमारे प्रदेश के अंदर जो है डेवलप होने शुरू हो चुके हैं। ठीक है जी, चलिए इसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, जब हम लोग पावर जनरेशन की बात करेंगे तो देखिए जितने भी 5 मेगावाट से बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को जो भी क्लियरेंस चाहिए होती है, टेक्नोलॉजिकल क्लियरेंस है, जितने भी क्लियरेंसेज हैं उन सबको क्लियर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी रहती है? डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग DOE के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग अलग कोई कॉर्पोरेशन है, हमारा कोई है ना हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। तो हर एक जो हमारे यहाँ पे मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, who are responsible for the production of या who are responsible for the generation of power और electricity। तो कौन कौन क्या क्या प्रोजेक्ट चला रहा है उनके बारे में जो वो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, या किसके अधीन क्या क्या चल रहा है। क्लियर? किसके अंडर क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। जितने भी हमारे यहाँ पे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट होते हैं, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का मतलब होता है जहां पे किसी एक प्रोजेक्ट से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई है ना, हमने बनाया, बांध बना दिया,
उससे इरिगेशन भी हो रही है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, उनको हम लोग जो हम एमपीपी कहते हैं। तो एमपीपी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी रहती है हमारे यहाँ पे, डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी की रहती है। क्लियर। अगर हम लोग डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी की बात करें तो इसके द्वारा कैपेसिटी एनहांस करने के लिए, कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे। तो कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए दो प्रोजेक्ट्स हैं, जिन दोनों की एग्रीगेट कैपेसिटी जो है, मिला के कैपेसिटी जो वो 14.9 मेगावाट है। एक प्रोजेक्ट जो वो आप लोगों को राजपुर में देखने को मिलेगा, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, 9.9 मेगावाट की जिसकी कैपेसिटी है। और दूसरा जो वो आपको अन्नी के अंदर देखने को मिलेगा, जो कहां पे है तुम्हारा, कुल्लू के अंदर है, जिसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 5 मेगावाट की कैपेसिटी है। क्लियर। और इसके साथ साथ जो है वो दो नए प्रोजेक्ट्स हैं जो जल्दी ही कमीशन हो सकते हैं, नए ये एडिशन हो चुका है, और दूसरे जो वो आपके पास अभी होने वाले हैं, टाइम तो वैसे हो चुका है। क्लियर। एक हमारा जो है वो है आपका लंबादुग। लंबादुग का ये देखिए, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, कौन सा है, कितना उसका जो है वो कैपेसिटी है और कहां पे है वो। लंबादुग आ गया आपका 25 मेगावाट का, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर। अगला जो है वो आपका सेल्ती मसरांग आ गया 24.6 आपका मेगावाट का। क्लियर। तो ये दो तीन चीजें जो आप सब लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे कि कितना जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो है हम लोगों को शेयर और इक्विटी जो है वो देखने को मिल रहा है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो टोटल सेलेबल पावर जो हिमाचल प्रदेश की है वो कितनी है, 1353 मेगावाट, जिसमें सेंट्रल सेक्टर के साथ, क्लियर, या तो हिमाचल प्रदेश को बिजली प्रोवाइड की जा रही है, हिमाचल प्रदेश को जो शेयर इक्विटी के रूप में जो हम लोगों को मिल रहा है, तो सेंट्रल सेक्टर स्टेशन से 558 मेगावाट है, स्टेट सेक्टर से जो है वो 59 है, शेयर्ड जो जनरेशन प्रोजेक्ट है उनसे 58 है, प्राइवेट सेक्टर से जो है वो हमें 270 मेगावाट आ रहा है। तो टोटल जो वो 1353 जो सेलेबल पावर है वो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास जो है वो देखने को मिल रही है। तो इतना हमें बाकी जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं उनसे इतना हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास जो एक्स्ट्रा मेगावाट आ रहा है, जो हिमाचल प्रदेश को दूसरों के द्वारा जनरेट करके प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर, पहली बात। इसके साथ साथ दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, दैट इज स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, यानी कि हमारे यहाँ पे जो पावर जनरेशन के ऊपर एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसको स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स कहते हैं। इसके देखिए पैरामीटर क्या है, सबसे पहले डिस्कॉम परफॉर्मेंस। डिस्कॉम परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो डिस्ट्रीब्यूटिव कंपनीज होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्लियर, किस तरह से जो वो कितना एनर्जी लॉस कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस ऑब्वियस बात अच्छी नहीं है, कम कर रहे हैं तो अच्छी है। क्लियर। सिमिलरली दूसरा आ जाएगा एक्सेस अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, कितनी रेगुलर आ रही है, कितनी सस्ती है, कितनी इजिली लोगों तक पहुंच पा रही है। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, कितने जो है आपके क्लीन, जैसे थर्मल जो है उसको क्लीन नहीं माना जाता है, जैसे सोलर वगैरह आ गए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए स्पेसिफिकली कितने क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव शुरू किए जा रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंसी कैसी है, एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन तो नहीं हो रही है, नए इनिशिएटिव जो है वो कितने लिए गए हैं। क्लियर। तो इसके आधार के ऊपर जो पूरा एक इंडेक्स डिजाइन किया गया, जिसमें डिस्कॉम परफॉर्मेंस के आधार के ऊपर 40%, यानी कि जब ये इंडेक्स निकलेगा तो 40% जो तवज्जो दी जाएगी इस पूरे इंडेक्स में वो दी जाएगी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव कंपनीज उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, 15% दी जाएगी एक्सेस अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी के ऊपर, 15% क्लीन एनर्जी के ऊपर, 6% एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर, 12% एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड 12% जो है वो न्यू इनिशिएटिव के ऊपर दी जाएगी। क्लियर। और हर एक के साथ जो वो इंडिकेटर है डिस्कॉम परफॉर्मेंस के, जैसे 9 टोटल इंडिकेटर हैं, 5 हैं, 3 हैं, 4 है, 3 है, तो हर एक, यानी कि जब हम बोल रहे हैं कि न्यू इनिशिएटिव, तो न्यू इनिशिएटिव का मतलब क्या है, तो उसके लिए 3 इंडिकेटर डाला गया जिसके आधार के ऊपर जो वो न्यू इनिशिएटिव का जो हमारा पैरामीटर है उसको क्या किया जाएगा, एसेस किया जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो पूरे का पूरा जो प्रॉपर एक असेसमेंट है, ठीक है जी, वो क्या है और हिमाचल प्रदेश की क्या असेसमेंट है। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग पूरे का पूरा स्कोर की बात करेंगे यहाँ पे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरे का पूरा हमारा स्कोर है, ठीक है, जहां से हमें पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश जो हमारी नेबरिंग राज्य है, नेबरिंग स्टेट्स, उनमें कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है जी। अब देखिए अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश का जो रैंक ओवरऑल है, ठीक है, हमारी नेबरिंग स्टेट में पहले नंबर पे है पंजाब जिसका 49 है, दूसरे नंबर पे हरियाणा जिसका 48 है, ठीक है जी, तीसरे नंबर पे है आपका उत्तराखंड जिसका 47 है, चौथे परसेंट पे आपका हिमाचल जिसका 45 है, ठीक है जी, J&K का जो वो कितना है 29 है। तो ओवरऑल अगर हम लोग अपनी नेबरिंग स्टेट की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश जो उसका कितना आ रहा है 45 आ रहा है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश देखिए बाकी तो हर जगह बाकी से हमें नीचे देखने को मिल रहा है, दो जगहों को हम लोग जो है वो यहाँ पे, दो जगहों को क्या इवन हम लोग 3 जगहों को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। जैसे एक्सेस अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, सस्ता हम लोगों को बिजली देखने को मिल रहा है, अब बड़े तूफान ना चले तो बिजली आती भी रेगुलर है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जो स्कोर है वो सबसे ऊपर है नेबरिंग स्टेट्स में,
कितना है, 56 है, 56 है, टॉप पे आ रहा है, ठीक है जी। इसके साथ साथ हिमाचल जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है, यहाँ पे हिमाचल जो है वो J&K के साथ मैप कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भी बाकियों से बेटर परफॉर्म कर रहा है। न्यू इनिशिएटिव्स की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो न्यू इनिशिएटिव है वहां पे हिमाचल प्रदेश का स्कोर 38 है, बाकी उसके बाद जो है वो उत्तराखंड का है 50, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश न्यू इनिशिएटिव में तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ साथ एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी में भी हिमाचल प्रदेश इस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली जो हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति या सिचुएशन है वो काफी ज्यादा बेटर है। समझ आ गई कहानी सब लोगों को, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उसके अपने जो पावर जनरेशन है, देखिए अलग अलग है, कॉर्पोरेशन के थ्रू भी जनरेशन होती है, ठीक है जी। इसके साथ साथ हिम ऊर्जा भी है, ठीक है जी, जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए है। सिमिलरली इसके साथ साथ जो है वो हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो अपने प्रोजेक्ट हैं वो कितने कितने हैं, तो यहाँ पे देख लो, बिलासपुर के अंदर है नहीं, चंबा के अंदर जो वो 11.78 मेगावाट, ठीक है जी, MU है, सॉरी मेगावाट नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। इसके साथ साथ जो है वो 2022-23 में 8.53 है। सबसे ज्यादा जो अब हम लोगों को मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक है जी, 2021-22 और 22-23 में भी। सबसे कम जो है बाकियों में तो है ही नहीं डाटा, लाहौल एंड स्पीति में जितना डाटा हमें देखने को मिल रहा है, किन्नौर में अच्छा खासा जो है वो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज पावर जनरेशन 2021-22 में 658 है। और जो हमारा 2022-23, क्योंकि दिसंबर तक का ही डाटा है, 3 महीने का डाटा यहाँ पे नहीं है, तो वहां पे जो हमें 589 देखने को मिल रहा है। तो यानी कि टोटल 1938 जो MU हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके अधीन आ रही है, वो हमें HPSCL के अंदर जो वो देखने को मिल रही है। अगर हम लोग जो है वो HPSCL की बात करेंगे तो इसके अंदर जो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो वो हमारे हैं 27 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से 489.35 मेगावाट जो है वो ऑपरेशनल है। ये थोड़ा सा जो वो आप लोग ध्यान रख लेना, क्लियर। इनमें एक उहड़ में स्टेज 3 100 मेगावाट जो है ब्यास वैली कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड उसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है, जो HPSCBL की ही सब्सिडरी है, वो इस स्पेसिफिक टाइम पे जो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके साथ साथ हम लोग अलग अलग तरह के जो हमारे यहाँ पे जो पावर प्लांट है जो HPSCBL के अधीन है, तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे साई कोठी हमारा आ गया, ठीक है जी, साई कोठी है, देवी कोठी है, हेल है, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग 15 मेगावाट का है, ठीक है जी। इसके साथ साथ 18 है, 16 है, 18 मेगावाट का है, क्लियर। इसके साथ साथ जब हम लोग रायसन में देख रहे हैं, ठीक है, रायसन जब आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, न्यू नोगड़ी जो वो शिमला में है, कुठार जो है वो आपका चंबा में देखने को मिलेगा, क्लियर। तो ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका थोड़ा सा आप लोगों ने जो वो ध्यान रख लेना है। जैसे रायसन का कितना है, नोगली का कितना है, टिक्कर का कितना है, कुठार का कितना है, क्लियर। तो इस तरह से अलग अलग तरह की जो मेगावाट कैपेसिटी जो HPSCL के अंदर जो अधीन काम कर रहे हैं उनके बारे में जो हम लोगों को पता होना चाहिए। उसके साथ साथ कशांग के अंदर है, ठीक है जी, कशांग के अंदर, कशांग जो कि सतलुज नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कशांग जब उसका 243 मेगावाट के पास जब हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ जब आप लोगों का सावरा खुड्डू है, ठीक है जी, सावरा खुड्डू जब आपका शिमला के अंदर है, 111 की जो उसकी टोटल कैपेसिटी है, क्लियर। इसके साथ साथ जब आपका सैंज आ गया, ठीक है जी, सैंज जब आपका कुल्लू में है, शोंगटन खरचम 450 मेगावाट आ गया, क्लियर। 2026 तक जब इसकी प्रॉपर कंक्लूड होने की जो है वो आपकी पॉसिबिलिटी है, क्लियर। इसके साथ जब आप लोगों का रेणुका जी आ गया सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, थाना पुलवामा आ गया, क्लियर। थाना पुलवामा जब आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, नखथन आ गया, नखथन जब आपका कुल्लू में है, किशाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आ गया जो आपका उत्तराखंड और ये जो हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री है उसके ऊपर है, ठीक है जी। तो ये सारे का सारा जो आप लोगों ने जितने भी कौन देखिए ये टॉन्स रिवर के ऊपर है, ये सारे का सारा कहाँ, कौन सी नदी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कितनी इसकी पोटेंशियल है, कहाँ पे है, बस इनको जो है वो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये हमारे लिए थोड़े से रेलेवेंट है, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो है वो अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके द्वारा जो वो बड़ा देओल सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि 5 मेगावाट का है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के अंदर है, ठीक है जी। इसके साथ साथ एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है उसको शुरू किया गया है, क्लियर। इसके साथ साथ जो वो और जगहों के ऊपर वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट जो 150 से लेकर 200 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, उनको जो वो प्रॉपरली जो वो अचीव किया जाने की कोशिश की जा रही है। HPPCL के अंदर जो है शोंगटोंग खरचम है, कशांग है, रेणुका है, छंजू है, द्योथड़ है, क्लियर। वहाँ पे कितना कितना पैसा जो है वो सैंक्शन किया गया और कितना कितना जो वो परसेंटेज उसको यूटिलाइजेशन दिया गया, ये डाटा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कोई बड़ा ज़्यादा रेलेवेंट डाटा तो नहीं है, ठीक है जी। इसके साथ साथ जो है वो जो पावर हमारा कमीशन है, कमीशन प्रोजेक्ट है, क्लियर,
उसमें जो वो कितना जो है वो खर्चा आया है, कितनी जो है वो उसकी टोटल एनर्जी या पावर जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है। तो ये देखिए बड़े माइन्यूट से हैं, ठीक है। पंडो है, छम्बी है, ठीक है, गुम्मा है, ये उर्नी है, ये जो ना आपका लाहौल बुद्धिल है, कांगड़ा देहरा है। तो इसको जो है आप लोगों ने एक बार ज़रूर जो है वो पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है जी, क्लियर। इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है दैट इज योर हिमुर्जा। हिमुर्जा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किस तरह से जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स है उनको हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, क्लियर। और उसके साथ साथ जो है वो हिमुर्जा में स्मॉल पावर प्लांट जो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, क्लियर। जिसमें जो है वो अभी तक 18.86 मेगावाट की ग्रिड का मतलब है कि जहाँ पे एक दूसरे के साथ जो वो प्रॉपर इनको कनेक्ट किया गया है, ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट जो वो इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ जो वो हम लोग 3.98 ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट्स और 38.10 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड यानी कि ज़मीन के ऊपर जो एक तो घरों के छत के ऊपर लगाए गए हैं, ज़मीन के ऊपर लगाए गए हैं, इस तरह के जो पावर प्लांट्स हैं उनको अभी तक कमीशन किया जा चुका है, क्लियर। साथ में 5 मेगावाट तक की कैपेसिटी, जैसे वो वाले डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी के पास आ रहे हैं, 5 से कम वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो किसके पास आ रहे हैं, हिमुर्जा के पास जो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, क्लियर। इसके साथ साथ जो वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा 2006 में हाइड्रो जो पावर पॉलिसी है उसको भी जो वो डेवलप किया गया है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो पेरिस क्लाइमेट हमारा समझौता हुआ था उसको कहीं ना कहीं जो है वो अचीव करने की कोशिश जो है वो हमारे प्रदेश के द्वारा की गई। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है 2030 तक आते आते 10,000 मेगावाट की एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको भी प्रोड्यूस किया जाए, उसको भी हार्नेस किया जाए, क्लियर। और जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पुश किया जाए ताकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी हम लोगों को पड़ता हुआ देखने को ना मिले, क्लियर। तो ये जो है वो हमारा पावर से रिलेटेड, पावर से संबंधित जो है वो एक चैप्टर है जिसके बारे में जो आप सब लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्लियर। तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं ख़त्म। लास्ट सेशन जो वो विनय सब्जी के द्वारा आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो आप लोग इस सेशन को देखिएगा। और जो मैंने बताया आपको कि पूरे का पूरे इकोनॉमिक सर्वे एक साथ ही हम लोग शेयर कर देंगे, ठीक है जी। चलिए, ओके जी, धन्यवाद, थैंक यू।